Hello everybody, welcome back to our channel Exam Nova 360. I hope you all are doing great, and in today's session we will gonna complete the whole excretory system of human body and of plants, of animals. ठीक है, जो आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड द लास्ट टॉपिक है। जैसा कि आजकल क्या है ना, हाफ ईयरली के टाइम चल रहे हैं, हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स, तो उस टाइम पे आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर आई थिंक इट्स कमिंग इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एंड बहुत सारी जगह पे आ रहा है। तो ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो लास्ट पार्ट है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो कि मेन है। एनिमल्स एंड प्लांट्स में सिर्फ कंपैरिजन किया गया है जैसा आपके एनसीईआरटी में, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हाफ ईयरली के लिए आप प्रिपेयर भी हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। तो जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे होगे, दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो यहाँ पे हम बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम से आपको पता है क्या समझते हैं। जब बॉडी का सारा वेस्ट आउट हो जाता है बॉडी से, जब बॉडी का सारा वेस्ट क्या होता है, बाहर आ जाता है बॉडी से, है ना, दैट इज द होल एक्सक्रीशन प्रोसेस। कि क्या हो रहा है, बॉडी का सारा वेस्ट बाहर आ रहा है। अब बॉडी का वेस्ट बाहर आने का मतलब क्या है कि जितने भी बॉडी में प्रोटीन्स आते हैं, कार्ब्स आते हैं, या फिर वाटर है, एक्सेस वाटर है, या फिर कोई भी अदर चीजें बन रही है जैसे यूरिक एसिड हो गया, यूरिया वगैरह, है ना, उसको बॉडी से बाहर करना होता है क्योंकि बॉडी को उसकी एनी मोर नीड नहीं होती है। ठीक है, तो उसको बाहर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। क्या बनाया गया, एक सिस्टम। उसके लिए कुछ ऑर्गन्स बनाए गए जैसा आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ऑर्गन्स और सिस्टम जो एक्सक्रीशन करते हैं उन्हीं को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो एक्सक्रीशन आपको पता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दी मेटाबॉलिक, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दी मेटाबॉलिक, रिमूविंग दी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड दी अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम दी बॉडी। तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो जब हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस का सबसे पहले जब स्टार्टिंग करते हैं तभी पढ़ा था ना कि डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, समझ में आ रहा है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने होंगे उसमें मेटाबॉलिज्म तो जरूर होगा। दैट मीन्स कि जहां पे भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक जो वेस्ट निकल रहा है उसको रिमूव करना है। अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस बॉडी से जो आ रहे हैं, यूरिया हो गया, है ना, उसको रिमूव करने की प्रोसेस है। तो ये जो आप डायग्राम मेरे साइड में देख रहे होगे स्क्रीन पे, दिस इज द डायग्राम विच इज ऑल्सो इज प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी विच इज ऑल्सो देयर। सो आप इसको पढ़ सकते हो। आई थिंक अगर क्वेश्चन सपोज आ जाता है इससे रिलेटेड कि हाउ टू ड्रॉ दी किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करो, है ना, लास्ट में हम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किडनी जो है ये हम अभी पढ़ेंगे क्या पेयर्स हैं, क्या है किडनी के ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है, राइट। बट उससे पहले आप एक बार ये डायग्राम देख लो कि आपको ये इतना तो बहुत इजीली पता होगा कि ये जो ब्लू कलर की दिख रही है, दीज आर रीनल वेन्स, ये वेन्स होती हैं। ठीक है, ये एओर्टा है जो यहाँ से रेड कलर की दिख रही है आपको। जो ये जो बीन शेप की है, ये दीज आर आवर टू किडनीज। ये जो बीन शेप की है, देयर आर टू पेयर्स ऑफ किडनीज, देयर आर पेयर ऑफ किडनीज। ओके, टू पेयर्स नहीं लिखोगे, टू किडनीज लिखोगे, बट यू विल से दैट देयर आर पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, ये दो बीन शेप की होती हैं। देन यहाँ से ये जो व्हाइट कलर की रे आ रही है ना, मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट करती हूँ। ठीक है, ये जो आ रही है ना रे, मस्कुलर ट्यूब जैसी, इसको हम कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं, यूरेटर, जो कनेक्ट करती है किडनी को किससे, यूरिनरी ब्लैडर से। किससे, यूरिनरी ब्लैडर से, जहां पे सारा यूरिन इकट्ठा होता है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। So next is about kidneys. Kidneys are bean-shaped structures. So if sometimes questions come like explain excretory system, so you have to explain the definition of kidneys, क्योंकि kidneys क्या है, excretory system का एक main organ है। तो उसके लिए आप बोल सकते हो kidneys are bean-shaped, bean-shaped. You have to mention this because ये एक important point है. It has bean-shaped kind of structure. ठीक है, located on the either side of the backbone. ठीक है,
एंड आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स मसल्स ऑफ द बैक, क्योंकि रिब्स से अगर वो प्रोटेक्ट नहीं होगी तो किडनी क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट है पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी का जो ब्लड फिल्टर करता है वो कौन कर रहा है, किडनी कर रहा है, वेस्ट कौन सिक्रीट आउट कर रहा है, किडनी कर रहा है। तो किडनी का सही रहना और सेफ रहना, इंजरीज से बचाए रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए रिब्स यूज होती है, ठीक है। ईच ह्यूमन किडनी, adult kidney has a length of 10 to 12, this is an approximate value कि 10 से 12 सेंटीमीटर होती है उसकी चौड़ाई होती है, जो वो होती है करीब 5 to 7 सेंटीमीटर्स, और जो वेट होता है वो अराउंड 120 to 170 ग्राम्स। ये एक एडल्ट किडनी के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो ईच किडनी होती है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड note down कि each kidney is made up of a large number of excretory units called nephrons. Nephrons plays a very important role, जैसे कि आपने बहुत सारे ऑर्गन्स पढ़े, ठीक है, आपको पता है ऑर्गन्स किससे बनते हैं, सेल्स से, सेल से टिश्यू बन रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बन रहे हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो किडनी है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट है, वो किससे बना हुआ है, तो ये बहुत छोटी छोटी यूनिट्स सेल की होती हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं, उससे बना हुआ है, ठीक है। सो लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं, अब स्ट्रक्चर देख लो, किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो किडनी में एक कैप्सूल होता है, दैट इज द आउटर लेयर ऑफ द किडनी, जो किडनी की आउटर लेयर होती है दैट इज नोन एज कैप्सूल, ठीक है। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, दो जोन्स होते हैं, एक होता है आउटर जोन, ठीक है, जिसे इज द कॉर्टेक्स, मतलब कि उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है, जो बाहर का जोन होता है, इनर जोन इज द मेड्यूला, समझ में आ गया। outer zone is the cortex, if the kidney is like this shape, so this outer zone is your cortex and the inner zone is your medulla। ब्रेन का मत याद कर लेना मेड्यूला ऑब्लोंगाटा वाला, वो नहीं है। नेफ्रॉन पे आते हैं, नेफ्रॉन क्या है, इट इज द, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये कप शेप बैग की तरह होता है, कप शेप बैग की तरह, जब आप आगे स्ट्रक्चर चढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों कप शेप कहा जा रहा है, ठीक है। ये जो है ये नेफ्रॉन का और भी है इसमें स्ट्रक्चर, आगे आपको पता चलेगा ही, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन दिख गया, इसका जो अपर एंड होता है, नेफ्रॉन का जो अपर एंड होता है उसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। मैं इसका डायग्राम दिखाती हूँ, पहले डायग्राम देख लो, दिस इज द डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हो, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, नोट डाउन बच्चों, ये बहुत आता है क्वेश्चन, इस पे ही डायरेक्ट आ जाता है, एक्सप्लेन नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ इट्स डायग्राम एंड स्टार लेबल डायग्राम। तो ये लेबलिंग के लिए भी आएगा, 3 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। तो ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल, क्या है ये, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, इसके अंदर भी कुछ चीजें आ रही है, क्या आ रही है, इसके अंदर भी कुछ चीजें आ रही है, ठीक है, मैं बताती हूँ वो क्या है। तो इसके अंदर जो होता है, इसके अपर एंड पे, उसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये पूरे डायग्राम को नेफ्रॉन कहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पार्ट को बोला है, इस पूरे डायग्राम का नाम नेफ्रॉन है। ये एक छोटी सी यूनिट होती है, मिलियंस में होती है एक किडनी के अंदर, समझ में आ रहा है। आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा है, बट ये बहुत स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका जो अपर एंड होता है, जो उसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, और लोअर एंड को कहते हैं, लोअर एंड को कहते हैं एक ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल, क्योंकि वो ट्यूब शेप का है ना, देखो यहाँ पे ध्यान से, अपर एंड जो है वो कप शेप का है, नीचे के जो लोअर एंड से वो ट्यूब की तरह है, तो उसको ट्यूब्यूल कह दिया है, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल एंड द ट्यूब्यूल टेकन टुगेदर टू मेक अ नेफ्रॉन। तो अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में नेफ्रॉन को जानना है कि नेफ्रॉन क्या होता है, किन चीजों से बना होता है, तो आपको पता होना चाहिए नेफ्रॉन दो चीजों का मिक्सअप होता है, पहला है बोमेन्स कैप्सूल एंड दूसरा है ट्यूब्यूल, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल, जिन साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया था कैप्सूल को, उन्होंने अपने नेम पे इसका नेम रख दिया, बोमेन्स कैप्सूल। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, तो ये डायग्राम देख सकते हो आप, यहाँ पे पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद है आपका इंटरलोबुलर आर्टरी, दैट इज द आर्टरी, रीनल वेन, ये सारी कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लूप ऑफ हेनलेज भी आ जाता है, जिसको लूप ऑफ नेफ्रॉन भी कह देते हैं एक लैंग्वेज में। हेनलेज अगेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लूप फाइंड किया था, तो उनका नाम, अपने नाम पे उन्होंने इसका नाम रख दिया लूप ऑफ हेनलेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, यूरिन फ्लोज इनटू रीनल, यूरिन फ्लोज इनटू रीनल पैपिला, यानी कि यहाँ से यूरिन क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज द ट्यूब वेयर द यूरिन कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं बेसिकली इसको, जहां से सारे यूरिन
जो भी हमारे प्रॉपर कंसंट्रेटेड यूरिन आई है फिल्टर आउट होके वो कलेक्ट हो रही है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे खाली नहीं है, यहाँ से और भी सारे नेफ्रॉन्स के हैनलेज लूप्स ये सारे जॉइंट हैं जहां से फिल्ट्रेशन होके यूरिन आ रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं इस पे। तो ये आपने कवर कर लिया व्हाट इज नेफ्रॉन, किस किस चीजों से बना हुआ है। देन नेक्स्ट इज योर दिस स्ट्रक्चर। आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है, वो भी फॉलो कर सकते हो, या फिर कोई भी रेफरेंस बुक से आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर लर्न कर सकते हो, जो भी आपको हैंडी लगे, इजी लगे। आप सिंपल लेबल डायग्राम भी यूज कर सकते हो विच इज प्रेजेंट, विच इज शोन इन योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वन ऑफ द एंड ऑफ द ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल समझ रहे हो, एक तो हो गया बोमेन्स कैप्सूल, जो नीचे से ट्यूब्स आई वो आपके ट्यूब्यूल्स हो गई। ठीक है, आई थिंक ब्लर नहीं है स्क्रीन, ओके। सो वन ऑफ द एंड ऑफ द ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल का जो एक एंड है वो किससे कनेक्टेड है, टू अ यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी, इसको कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बोमेन्स कैप्सूल है कंटेन्स अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब आपको देखो डायग्राम पे, अब आपको आएगा समझ में। तो मैं इसको क्या करती हूँ, इरेज करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दिस इज योर व्हाट, कप शेप का हो गया वुमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर जो ये कैपिलरीज आ गई आपकी, वो हो गई, क्या हो गई, ग्लोमेरुलस। क्या है बच्चों, कैपिलरीज ही तो है जो ट्यूब्यूल को ऐसे आगे पीछे घूमी हुई है। इसका क्या रोल है वो आपको आगे पढ़ने को पता चलेगा। तो वन ऑफ द एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्लियर है, एक ग्लोमेरुलस है तो उसको ग्लोमेरुलस कहेंगे, सिंगल है। बहुत सारों को ग्लोमेरुलाई कहते हैं, प्लूरल फॉर्म है इसका। ठीक है, one of the end of the glomerulus is attached to the renal artery which brings the dirty blood containing urea। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आती है बच्चों को यूजुअली, कि जब हमने हार्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो डर्टी ब्लड है वो वेन्स में जाता है, यानी कि डर्टी मतलब डीऑक्सीजनेटेड। तो उस केस में डर्टी ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड पढ़े थे, बट इन दिस केस यहाँ पे डर्टी ब्लड से कोई ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब नहीं है। यहाँ पे आर्टरी सेम काम कर रही हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आ रही हैं, बट थोड़ी चीजें समझो कि उनके अंदर क्या होगा भाई, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी तो होंगे ब्लड के अंदर। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट होने से ही वो डर्टी हो गया, नहीं, उसके अंदर ऑक्सीजन जरूर है, बट उसके अंदर कुछ और भी ऐसे सब्सटेंस हैं जैसे यूरिया हो गया, जो बॉडी को जरूरत नहीं है एक्सक्रीट आउट करना है। ठीक है, उसके लिए हम रीनल आर्टरी से ब्लड किडनी के अंदर लेते हैं। गॉट दिस पॉइंट। तो डर्टी ब्लड से आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि चीजें कॉन्ट्रेडिक्ट क्यों कर रही हैं हम। सो अदर एंड सराउंड द ट्यूब्यूल, पहला एंड तो जो ग्लोमेरुलस से अटैच था वो रीनल आर्टरी से ब्लड आता है। गॉट दिस पॉइंट। दूसरा एंड जो है वो ट्यूब्यूल से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, ट्यूब्यूल से। तो ट्यूब्यूल जॉइंस अ रीनल वेन, ये आपको याद रखना है। जो ग्लोमेरुलस है वो किससे अटैच होता है, रीनल आर्टरीज से। जो ट्यूब्यूल होती है वो अटैच होती है रीनल वेन से। समझ में आया, ग्लोमेरुलस रीनल आर्टरी, ट्यूब्यूल रीनल वेन। ठीक है, पुटिंग यूरिया फ्री क्लीन ब्लड इनटू इट। अब रीनल जो वेन है उसमें यूरिया नहीं होता, यानी कि वो क्लीन ब्लड बोला गया है, तो वो ट्यूब्यूल के अंदर जाता है। समझ में आ गया। फंक्शन क्या है ग्लोमेरुलस का, ग्लोमेरुलस का फंक्शन है ब्लड जो हो रहा है इसके अंदर आ रहा है उसको क्लीन करना, उसको क्या करना, फिल्टर करना। यानी कि रीनल आर्टरीज से ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आया, उसको कैपिलरीज की हेल्प से क्लीन करा ग्लोमेरुलस में। देन ट्यूब्यूल में जो गया, वेन्स लेके गई है, वेन से कनेक्टेड है ट्यूब्यूल जो अदर एंड है, वहां पे अब क्या आ गया, क्लीन ब्लड आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना तो बहुत ईजी है, समझ सकते हो। रीनल ट्यूब्यूल या ट्यूब्यूल भी बोल सकते हो, दो हिस्से थे ना, एक बोमेन्स कैप्सूल था, एक ट्यूब्यूल था, जिसको मिला कि नेफ्रॉन बनता है। बोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है, ग्लोमेरुलस, उसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। रीनल ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ते हैं। सो रीनल ट्यूब्यूल क्या है, is a long and convoluted structure which emerges from the glomerulus। obviously अगर ये ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल है तो यहाँ से जो ट्यूब निकली है, ठीक है, दिस इज योर ट्यूब्यूल। समझ में आ गया, रीनल ट्यूब्यूल बोल दिया। इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेस्ड ऑन द फंक्शन। अब ये ट्यूब्यूल बहुत बड़ी है तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस अलग अलग होते हैं, है ना। क्योंकि ट्यूब्यूल बड़ी है तो इसके जो अलग अलग फंक्शंस करने वाले पार्ट्स हैं उनको हमने नेम दे दिया है। जैसा कि पहले पार्ट को हमने बोल दिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, पीसीटी। ठीक है, ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू
ग्लोमेरुलस इट स्टेज इन द रीनल कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स क्या था? आउटर लेयर ऑफ द किडनी. मेडुला क्या था? इनर लेयर ऑफ द किडनी. ठीक है. सेकेंड पार्ट जो है विच इज कॉल्ड द लूप ऑफ हेनले. दिस इज योर लूप ऑफ हेनले. ये जो ऐसे जा रहा है ना, घूम के लूप बन रही है, उसको लूप ऑफ हेनले कह दिया. ठीक है. तो ये लूप ऑफ हेनले जो आपका दिख रहा है, ये आपका पहला पार्ट दिख गया आपको. जो यहाँ से शुरुआत का पार्ट है, इसको हमने पीसीटी बोला है. क्या बोला है इसको हमने? दिस इज योर पीसीटी. द फर्स्ट पार्ट इज योर पीसीटी. गॉट इट? The first part is your PCT. Then comes the next part जो कि आ गया आपका second part, that is your loop of the nephron. इसको हम loop of Henle भी कहते हैं. loop of, यहाँ पे लिख देती हूँ Henle. ठीक है. Henle again was a scientist. इसको नेफ्रिटिक लूप भी बोल सकते हैं. नेफ्रिटिक मतलब नेफ्रॉन की लूप. ठीक है. बट आप लूप ऑफ हेनले याद करना, विच इज वेरी कॉमन एंड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. ठीक है. बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्म्स अ लूप विद डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स. डिसेंडिंग मतलब ऐसे जो लूप जा रहा है ना, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, तो ऊपर गया तो असेंडिंग, नीचे आया तो डिसेंडिंग, है ना, कम की तरफ. दैट गोज थ्रू द रीनल मेड्यूला. गोज थ्रू द रीनल मेड्यूला का मतलब है वो कहाँ से जाता है? किडनी का जो अंदर पार्ट है, यानी कि जो मिडिल पार्ट ऑफ द किडनी है, उससे जाता है. तो देख रहे हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग, यहाँ पे ये चीजें हो रही है. यानी कि असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, यानी कि क्या हो रहा है? ट्यूब्यूल ऊपर से नीचे जा रही है, यानी कि पूरा एक लूप बना रही है. ठीक है. उसके बाद द थर्ड पार्ट of the tubule is called distal convoluted tubule. DCT is called the distal convoluted tube. Third and the last part which connects the your collecting duct. ये आपका क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है. ठीक है. सो ये हो गया आपका बेसिकली ट्यूब्यूल के बारे में. ठीक है. पीसीटी, बेसिकली जो पीसीटी का काम है, पार्ट्स का नाम पढ़ लिया. पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी. ठीक है. डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब एंड हेनलेज लूप. ठीक है. जो ब्लड है जो आर्टरीज से आता है, कहाँ से आ रहा है? आर्टरीज से आ रहा है. डर्टी ब्लड जिसमें यूरिया है, बाय द ग्लोमेरुलस के थ्रू वो फिल्टर आउट हो गया एंड देन पास टू पीसीटी. तो जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है टेक्स प्लेस इन द पीसी. अब देखो हो क्या रहा है, एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ. ठीक है. हमारी बॉडी से क्या आया? डर्टी ब्लड आया. डर्टी ब्लड रीनल आर्टरी से आ रहा है. दैट मीन्स उस ब्लड के अंदर यूरिया और कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो बॉडी को नीड नहीं है, उसको एक्सक्रीट आउट करना है. राइट. अब कुछ उसमें एक्सेस वाटर भी होंगे. ठीक है. तो ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू वो कहाँ आया? ग्लोमेरुलस में आया. ग्लोमेरुलस ने उसको क्या किया? फिल्टर करके पीसीटी में दिया. अब देखो क्या होता है, बॉडी बहुत चालाक है, उसको सारी चीजें वापस वेस्ट आउट नहीं करनी. उसको क्या करना है? उसको सोचना है कि जो चीजें फिल्टर हुई, क्या अब उसमें से मेरे काम की और भी कोई चीजें हैं जो मैं उसको वापस से रीअब्सॉर्ब कर सकती हूँ. तो बॉडी क्या करती है? पीसीटी में जाती है. पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, जो ट्यूब ग्लोमेरुलस से डायरेक्टली अटैच है. वहां पे क्या होता है? बॉडी एनालाइज करती है कि जो फिल्टर आउट होके आया, क्या उसमें से कुछ बचा ऐसा जो हमारी बॉडी को नीड होगी. तो अगर उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं, लाइक कुछ भी हो सकता है वो जो बॉडी को नीड होती है, जैसे वाटर ही हो गया, बॉडी को वापस से लेना है, कुछ सॉल्ट्स हो गए वापस लेने के लिए, है ना. तो वो बॉडी क्या करती है? पीसीटी से वापस ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेती है. फिर वो वापस चीजें कहाँ चली आती हैं? बॉडी के अंदर. समझ में आ रहा है? तो यानी कि रीएब्जॉर्प्शन होती रहती है. एब्जॉर्प्शन नहीं, रीएब्जॉर्प्शन, याद रखना. ठीक है. तो जो पहला और सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी में होता है. ठीक है. Henle's loop has descending and ascending limbs being part of the same loop. Both the descending and ascending show different permeability. ठीक है. याद रखना, descending limb is permeable to water but impermeable to electrolyte. जो descending limb है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है, वो वाटर के लिए तो परमिएबल है, बट वो किसके लिए परमिएबल नहीं है? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. while the ascending limb is permeable to electrolyte but impermeable to water, just the opposite of each other. ठीक है. अब आते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं. सो दिस इज द लास्ट पार्ट जो कलेक्टिंग डक्ट, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट है. ठीक है. इट एम्प्टीज ऑल द कंटेंट into the collecting duct. Also it maintains the pH and sodium potassium level in the blood cell. ठीक है. अब एक चीज ध्यान रखना,
ग्लोमेरुलस से रीनल आर्टरी आई, रीनल आर्टरी से डर्टी ब्लड क्लीन अप हुआ, फिल्टर आउट हुआ, पीसीटी में गया, पीसीटी से वापस बॉडी में चीजें ब्लड के थ्रू जो कैपिलरीज घेरी हुई हैं वहां से एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ और ऐसे सॉल्ट्स बचे होंगे या फिर वाटर बचा होगा, यूरिया, फिर वो आगे जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब में। डिसेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए, तो वापस से वही चीजें होंगी, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है, फिर वो चीज क्या होगी, वापस ऊपर जाएगी असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्स में इलेक्ट्रोलाइट परमिएबल है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है। समझ में आ रहा है, फिर वो जब सारी चीजें रीएब्जॉर्ब हो गई, एक्सक्रीशन हो गया, वो सब गया डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल में, और वहां से सारी चीजें यानी कि कंसंट्रेटेड येलो कलर का यूरिन जो बना है वो कहाँ गया, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम है, इट इज लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब वेयर hydrogen and potassium ions are secreted to maintain the electrolyte balance of the blood. ब्लड का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए क्या, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, to maintain the electrolyte balance, याद रखना इस चीज को। This is also the region where the maximum reabsorption of water takes place to produce the concentrated urine. अब क्योंकि पूरे प्रोसेस से वाटर तो आ ही रहा है, यूरिन इज ऑल वाटर और यूरिया, है ना। अब लेकिन जब वाटर का सपोज ज्यादा है, यूरिया कम है, तो हमें तो कंसंट्रेटेड यूरिन देना है ना, हम तो चाहते जितना से जितना बचा ले, बॉडी तो यही चाह रही है। तो दैट मीन्स कि उस जो वाटर यूरिन और कलेक्टिंग डक्ट में आया, उस वहां से भी वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और एकदम कंसंट्रेटेड येलो कलर का यूरिन जो है वो बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। समझ में आया, होल प्रोसेस ऑफ किडनी, हाउ किडनी इज फंक्शनिंग। वर्किंग अगर पढ़ना है तो जैसे कि डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट, ये एक नोट्स के वे में लिखा हुआ है, अगर आपको एक्सप्लेन आता है करने के लिए वर्किंग ऑफ, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये प्रॉपर ऐसे ही पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हो एग्जाम में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम। सो जो डर्टी ब्लड है कंटेनिंग वेस्ट, लाइक वेस्ट यूरिया हो गया, ब्रॉड बाय रीनल आर्टरी, ठीक है, वो एंटर करता है ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है इस ब्लड को। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन क्या होता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, कुछ सॉल्ट्स हो गए, कुछ वाटर हो गए, कुछ यूरिया, वो वापस से कहाँ जाते हैं, फिल्ट्रेशन में बुमेन्स कैप्सूल में पास होते हैं, देन एंटर्स इनटू द ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन, दैट इज पीसीटी, पहला पीसीटी हो गया। अब यूजफुल सब्सटेंसेस जो कि ग्लूकोज हो गए, अमाइनो एसिड हो गए, कुछ सॉल्ट्स हो गए और मोस्ट वाटर आर अगेन रीअब्सॉर्ब इन द ब्लड थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। समझ में आया, ओनली द वेस्ट सब्सटेंस जैसे कि यूरिया and some unwanted salts and excess water remain behind the tubule, बाकी सब रीअब्सॉर्ब होके वापस से कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में चला गया। ठीक है, दिस वाज द वर्किंग ऑफ किडनी। बहुत है, नेफ्रॉन देन कैरीज दिस concentrated yellow liquid, this concentrated yellow liquid is your urine, ठीक है, into the ureter, कहाँ गया वो यूरेटर पाइप, देखी थी ना, ऐसे करके जो जाता है, यहाँ से आता है यूरिनरी ब्लैडर में जो ज्वाइन करता है, किडनी से फिल्टर आउट होके आया, देन इट पासेस इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर फॉर सम टाइम एंड अल्टीमेटली पास आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जब वो हाफ फिल्ड हो जाता है तो हमें प्रेशर फील होता है, तो हम उसको पास आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा अगर मैं, दिख रहा है ना, आई थिंक अब विजिबल है। ठीक है, सो ह्यूमन यूरिन, ह्यूमन यूरिन क्या है, कंटेन मोस्टली वाटर, सम सॉल्ट्स, वाटर सम सॉल्ट्स एंड सम नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ विच इज यूरिया। यूरिया एक नाइट्रोजन सब्सटेंसेस है, सबको पता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या कंटेन कर रहे हैं। समझ में आया, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, दिस इज दिस यूरिन। ठीक है, अब आते हैं रीनल फेलियर विच इज ऑल्सो टॉपिक इन योर एनसीईआरटी। जब किडनी फेलियर हो जाता है तो फिल्ट्रेशन कैसे होगी वो भी हमें पढ़ना है, किडनी के फेल होने से क्या हो जाता है। सो इन्फेक्शन जब हो जाता है किडनी में, क्या हो जाता है, जब किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है या कोई इंजरी हो गई है ना, वेरी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, वेरी हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है ना, उसकी वजह से किडनी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ड्यू टू विच दे स्टॉप वर्किंग। अब देखो, जब इतना सारा ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी में हो रहा है और किडनी ही काम करना बंद कर जाए तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं।
आप बोलोगे मैम आप तो हर ऑर्गन्स को ये बोल रहे हो, हार्ट पढ़ाया था तब भी बोला था कि वो काम नहीं करेगा तो हम जी नहीं पाएंगे, ब्रेन काम नहीं करेगा तो, क्योंकि सारे ही ऑर्गन्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए नहीं जी सकते आप बिना किसी ऑर्गन के। अगर ऑर्गन है तभी आप यहाँ पे जिंदा हो, ठीक है। सो कंप्लीट फेलियर ऑफ द किडनी अलाउज द यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट टू बिल्ड अप इन द ब्लड। याद रखना, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था बट कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, इन्हीं का हो रहा था, यूरिया का नहीं हो रहा था, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस का नहीं हो रहा था। ये कंफ्यूज मत होना कि वो तो वापस से रीएब्जॉर्ब, नो। रीएब्जॉर्ब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे ग्लूकोज, कुछ सॉल्ट और एक्सेस वाटर फॉर रीएब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीजें जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट है एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं वो वापस से कलेक्टिंग डक्ट में ही जा रहे हैं यूरिन बनकर, ठीक है। तो अब क्योंकि किडनी तो काम कर नहीं रहा, फिल्ट्रेशन हो नहीं रही, नेफ्रॉन कर नहीं रहा फिल्ट्रेशन, तो क्या होगा, फिर वापस से ब्लड में चीजें जाएंगी, ब्लड से आई, किडनी ने काम नहीं किया तो फिर वापस से यूरिया चला गया ब्लड में। समझ में आ रहा है? इससे क्या दिक्कत होती है, ये पोजीशन देख लो, इसी तरीके से दोनों किडनी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा ब्लर है, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। ओके, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है किडनी फेल्योर का, सबको पता है, वेरी कॉमन ट्रीटमेंट इज द किडनी ट्रांसप्लांट। क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो गया, किडनी का ट्रांसप्लांट कर दिया, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ना, हमेशा के लिए ठीक हो गया, यानी कि कुछ टाइम के लिए आप बोल सकते हो ठीक हो गया, ठीक है। बट इफ अ ट्रांसप्लांट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, देन द पेशेंट with the kidney failure must be treated periodically on a kidney machine जिसका नाम क्या है, डायलिसिस। क्या नाम है इसका, डायलिसिस। किडनी की डायलिसिस होती है अगर आपको किडनी फेलियर हो गया है तो। समझ में आया? यानी कि पहले तो वो ट्राई करेंगे कि किडनी ठीक हो जाए बाय सम मेडिसिन, बाय सम मेडिकल ट्रीटमेंट्स। अगर नहीं होता, देखते हैं कि वो दोनों ही किडनी काम नहीं करी है, तो दे सजेस्ट टू गो विद दी किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट आपको पता है इतनी जल्दी से डोनर भी नहीं मिलते, इतनी जल्दी से किडनी सबकी मैच भी नहीं होती है ना, किडनी मैच होनी चाहिए पेशेंट के साथ। तो अगर आप, और वो थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है वो एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है, तो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि आजकल ऐसे बहुत सारे फाउंडेशन हैं, NGOs हैं which are helping the kidney patient, failure patients to get the kidney transplant done, okay, but still हम अगर एक केस लेके चलें कि ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया समहाउ किसी भी रीजन की वजह से, तो वहां पे दूसरा ऑप्शन क्या होता है, डायलिसिस कराओ। डायलिसिस क्या है वो पढ़ते हैं। तो डायलिसिस होता है जब एक पर्सन का ब्लड क्लीन किया जाता है रेगुलरली यूजिंग अ किडनी मशीन। अब ये किडनी मशीन क्या है, किडनी मशीन कोई किडनी की तरह नहीं बनी, जस्ट अ मशीन जिसको डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे यूरिया जो होता है वो वेस्ट निकाला जाता है, मशीन के अंदर स्टोर रह जाता है, जिसको डायलिसिस कहते हैं। ब्लड फ्रॉम द आर्टरी इज मेड टू फ्लो। आर्टरी से जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड आ रहा है वहां पे एक सिरिंज लगाते हैं, वहां से ब्लड को अलाउ करते हैं टू फ्लो इनटू द मशीन, ठीक है। वो डायलेसर कहते हैं उसको, मैं अभी डायग्राम में दिखाऊंगी। ऑफ अ मशीन मेड अप ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स। किस मशीन के अंदर क्या होता है, दिस इज द मशीन, और ये पेशेंट का अगर सपोज हाथ है जो भी मान लो, यहाँ से आर्टरीज गई तो इसमें एक बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, ये आप डायलेसर बोल सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं और ये आर्टरीज से ब्लड आया, आर्टरीज से क्या आया, ब्लड, तो इसके अंदर गया, ये बहुत सारी ट्यूब्स हैं, ठीक है, जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई होती हैं जैसे कि सेल्यूलोज, और वो कॉइल्ड होती हैं, एक टैंक लाइक स्ट्रक्चर होता है, टैंक की तरह जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। वहां पे कंटेन होता है डायलिसिस सोल्यूशन। इसमें क्या होता है बच्चों, डायलिसिस सोल्यूशन होता है। क्या होता है, डायलिसिस सोल्यूशन, जिसमें वो ट्यूब्स होती हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। ये सोल्यूशन में क्या होता है, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है और कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। एज द ब्लड पासेस थ्रू दिस सोल्यूशन, वेस्ट लाइक यूरिया पासेस थ्रू दिस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही ब्लड अंदर गया तो ये जो वेस्ट है यूरिया वो इस मेम्ब्रेन से पास कर जाता है, ठीक है। एंड देन द क्लीन ब्लड इज पम्प बैक इनटू द वेन ऑफ द पेशेंट्स आर्म।
एक हाथ से ये डायग्राम देखो, दिस इज द डायग्राम, ऑल्सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, देख लेना एक बार। सो ये हाथ है, यहाँ से आर्टरीज दिख रही हैं आपको, ब्लैक से करती हूँ, ठीक है, दिस इज द आर्टरीज, आर्टरीज से कनेक्ट किया गया है पंप के लिए, पंप टू पुश दी ब्लड थ्रू द डायलेशन, ऐसे तो ब्लड जाएगा नहीं, उसके लिए कुछ पंप लगाना पड़ेगा, तो ये मशीन में गया, ये डर्टी ब्लड आर्टरी से आया, जैसे सेम वही प्रोसीजर है, डर्टी ब्लड वहां ग्लोमेरुलस में आ रहा था, यहाँ पे मशीन के अंदर जा रहा है क्योंकि किडनी तो नहीं है, अब मशीन के अंदर आया तो ये क्या है, सारे डायलिसिस ट्यूब्स हैं, क्या है, डायलिसिस ट्यूब्स मेड अप ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सारे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, कॉइल देख रहे हो, तो जो ये डायलिसिस टैंक है इसके अंदर जो ये सोल्यूशन भरे हुए हैं, ये सारे सोल्यूशंस क्या है आपके, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, है ना ये। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चेम्बर्स बन रहा होगा, एक में से फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन एंटर करता है, एक में से ये जो यूरिया वाला सोल्यूशन है वो बाहर जाता है, कंटेन वेस्ट ब्लड, ठीक है, जो वेस्ट होता है ब्लड का, जैसे कि यूरिया। अब क्योंकि आर्टरी से जो आया यूरिया वो कहाँ एब्जॉर्ब हो गया, इसके अंदर, ठीक है, तो यूरिया कहाँ गया, यूरिया गया इसके अंदर, तो यहाँ पे आ गया आपका यूरिया, ठीक है, यूरिया आ गया, इसके अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज, है ना, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स बोल दो, वो प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से जब वो क्लीन हुआ ब्लड वापस से, तो ये जो ग्लूकोज वाला है या क्लीन ब्लड है वो वेन्स के थ्रू, क्लीन ब्लड वेन्स के थ्रू, दिस इज वेन्स एंड दीज आर आर्टरीज, ठीक है, कहाँ गया, वापस से पेशेंट के ब्लड में, कहाँ गया, वापस से पेशेंट के ब्लड में, दैट मीन्स आपका ब्लड क्या हो गया, क्लीन हो गया, वहां पे भी तो रीअब्जॉर्प्शन होके वेन्स में जा रहा था, यहाँ पे भी क्लीन होके कहाँ जा रहा है, वेन्स में, और जो सारा वेस्ट था वो यहाँ से बाहर एक्सक्रीट आउट हो गया, और वापस से यहाँ से सोल्यूशन क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। सो दिस इज द डायलिसिंग मशीन, कैसे मशीन डायलिसिस करवाती है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। अब आगे आते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होता है, उसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं, फेलियर क्या होता है, सब कुछ पढ़ लिया है। अब आगे आते हैं एनिमल्स में क्या होता है, बहुत सिंपल है, जैसे अमीबा यूनिसेलुलर के बारे में पढ़े तो आपको पता है वो अपना वेस्ट, जैसे कि उसके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं CO2, वो कैसे रिमूव करता है, थ्रू द डिफ्यूजन फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, बट द नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि अमोनिया एंड एक्सेस वाटर हो गया, वो एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो बनाया जाता है इसके अंदर, इसके अंदर, दिस इज द अमीबा, और जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल क्या बन गया, वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल के थ्रू ये क्या करता है, वाटर, अमोनिया, अमोनिया प्लस वाटर एक्सक्रीट आउट करता है, और जो ये इसकी मेम्ब्रेन है यहाँ से एक्सक्रीशन होता है CO2 का, ठीक है, डिफ्यूजन के हेल्प से। अर्थवॉर्म के अगर बारे में पढ़े तो अर्थवॉर्म जो है उसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, उसके पास होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं नेफ्रीडिया, क्या कहते हैं इसको, नेफ्रीडिया, जो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है अर्थवॉर्म के केस में। ऑल्सो उसकी जो मॉइस्ट स्किन है वो भी एक्ट करती है एज एन मॉइस्ट स्किन, ऑल्सो एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है एनिमल्स का। एनिमल्स में हम भी आते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ लिया। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट्स में वो प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O, अब पानी नहीं होगा, वाटर वेपर होगा एंड O2, ठीक है। तो जो गैशियस वेस्ट होता है यानी कि CO2 एंड O2 वो तो रेस्पिरेशन के थ्रू हो जाता है ना, वाटर वेपर एंड CO2 जो होता है वो रेस्पिरेशन के थ्रू हुआ, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या निकला, O2 निकल गया, समझ में आ रहा है, रिमूव्ड हुआ कहाँ से, थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स एंड लेंटिसेल्स इन द प्लांट, लेंटिसेल्स इन द स्टेम्स, लेंटिसेल्स इन द स्टेम्स और स्टोमेटा इन द लीव्स, ऐसे गैसियस वेस्ट निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया फोटोसिंथेसिस के दौरान, और CO2 और जो वेस्ट वाटर वेपर है वो एक्सेस वाटर वेपर निकल गया आपके रेस्पिरेशन के थ्रू। प्लांट एक्सक्रीट CO2 ओनली एट नाइट, कैसे, अच्छा हम कहते भी है ना कि रात में पेड़ के नीचे नहीं जाओ या रात में पेड़ों के पास मत जाओ, क्यों कहते हैं ऐसा, इस वजह से कहते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई घोस्ट रिलेटेड इश्यूज हैं कि आपने पेड़ के पास नहीं जाना रात में कि घोस्ट की वजह से, नहीं, यू आर अ साइंस स्टूडेंट, यू शुड नो दिस कि प्लांट्स रात में CO2 रिलीज करते हैं क्योंकि
CO2 हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, दैट इज वाई वी शुड नॉट गो नियर द प्लांट्स एट नाइट, ठीक है। क्योंकि डे टाइम में क्या होता है, वो CO2 आप दिन में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि दिन में तो CO2 की जरूरत है ना। फोटोसिंथेसिस पढ़ा आपने, फोटोसिंथेसिस में क्या लग रहा है, CO2 लग रहा है, समझ में आ रहा है, CO2 की तो जरूरत है, तो सारा CO2 तो लग गया फोटोसिंथेसिस में करने में, ग्लूकोज बनाने में, खाना बनाने में। तो डे में क्या रिलीज होता है, O2। तो O2 रिलीज ड्यूरिंग द डे, बिकॉज रात में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो रात में तो रिलीज हो ही नहीं सकता O2। तो O2 दिन में रिलीज होता है, CO2 रात में रिलीज होता है, ऐसे प्लांट अपना एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। ऑल्सो प्लांट गेट रीड ऑफ गैशियस वेस्ट थ्रू द स्टोमेटा, पता है स्टोमेटा से गैशियस वेस्ट निकाल देते हैं। प्लांट गेट रिड ऑफ सम सॉलिड स्टोर्ड वेस्ट, उनके पास कुछ सॉलिड के स्टोर्ड वेस्ट भी होते हैं, कुछ लिक्विड स्टोर्ड वेस्ट होते हैं, वो कैसे रिमूव करते हैं। तो जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट है वो शेडिंग ऑफ लीव्स को गिरा के, है ना, पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, तो वो भी एक तरीके का उनका एक्सक्रीशन है ना। पीलिंग ऑफ द बार्क, फेलिंग ऑफ द फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स गिर गए। ऑल्सो यहाँ पे आपको एक नोट करने वाली चीज है कि कुछ जो वेस्ट होते हैं वो ऑलरेडी फ्रूट्स में स्टोर हो गए होते हैं, है ना, तो वो सॉलिड फॉर्म में जब स्टोर हो गए, उसका नाम एक होता है जिसको कहते हैं रेफाइट्स, है ना। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रेफाइट्स आर द सॉलिड फॉर्म ऑफ प्लांट वेस्ट विच आर स्टोर्ड इन द फ्रूट्स, ठीक है। प्लांट ऑल्सो गेट रिड ऑफ वेस्ट बाय सिक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजन्स, गम यूज करते हैं, है ना, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो गम्स एंड रेजन्स के कैसे वो सिक्रेशन करते हैं। तो ये सेकेंडरी वेस्ट भी होते हैं, याद रखना, गम्स एंड रेजन्स जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी होते हैं, इसका हालांकि आपको अभी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड लेबल इट ऑन, आ गया डायग्राम, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ कर देना है। लेफ्ट किडनी का करना है एंड यूरिनरी ब्लैडर, तो जब लेफ्ट किडनी पूछे तो दोनों ही ड्रॉ कर दो ना, एक पूरा पेयर एक्सक्रीटरी सिस्टम का बना दो। फिर क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज द ग्लोमेरुलस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यहाँ से जो आ रहा है वो आर्टरीज से आता है ब्लड, कैपिलरीज हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो। सो नेम 4 टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन, नेम एनी 2 ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अदर देन किडनी। तो आंसर क्या होगा, जो 4 टाइप के मेटाबोलाइट्स हैं, एक हो गया यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम सॉल्ट्स। नाइट्रोजनस वेस्ट अलग से नहीं लिखोगे अगर आप यूरिया लिख रहे हो तो, ठीक है। 2 ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन्स क्या क्या है, लंग्स। अब लंग्स कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, क्योंकि वहां से CO2 भी रिलीज हो रहा है, CO2 का वो लंग्स के थ्रू होता है। लिवर के थ्रू क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है हार्मफुल अमाइनो एसिड टू हार्मलेस यूरिया, क्योंकि हार्मफुल, अगर अमाइनो एसिड हार्मफुल होगा तो बॉडी में बहुत सारी दिक्कत आ जाएंगी, तो वो यूरिया में कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड को, जो कि हार्मलेस होती है, ठीक है। एंड हीमोग्लोबिन ऑफ वॉर्न आउट आरबीसीज, यानी कि आरबीसीज डेथ होती रहती है, आपको पता है, तो जो उसके हेमोग्लोबिन है वॉर्न आउट, तो उसको हम बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देते हैं एंड बिली बाइलिवर्डिन में दैट कैन बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। तो ये 2 अदर ऑर्गन्स भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये बड़ा सा दिख रहा होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डिफाइन करना है हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस, तो पूरा सिस्टम डिफाइन कर दो कि रीनल आर्टरी से ब्लड ग्लोमेरुलस में आया, ग्लोमेरुलस ने फिल्टर आउट करके पहले बोमेन्स कैप्सूल में आया, बोमेन्स कैप्सूल से ग्लोमेरुलस में आया, उसने फिल्टर आउट किया, फिल्टर आउट करने के बाद क्या हुआ, फिल्टर आउट करने के बाद वो PCT में गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो पहला ट्यूब्यूल कनेक्टेड है, समझ में आया, वहां से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन के बाद वो गया फिर वापस से लूप ऑफ हेनले में, तो जो सॉल्ट है, वाटर है, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग आ गया, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें लिख देनी है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, जब लार्ज अमाउंट में वाटर along with certain harmful substances जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम, अमोनियम सॉल्ट, क्रिएटिन एंड certain यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम, ठीक है, पास थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन ऑफ वुमेन्स कैप्सूल अंडर प्रेशर, तो उसको कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि बेसिकली ग्लोमेरुलस का काम आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है, तो आपको पता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सोडियम, होल ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ठीक है, क्योंकि सबको तो वापस रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकते ना, एक्सेस वाटर कर सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस को थोड़ी एब्जॉर्ब करोगे, तो वहां पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है
यानी कि कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी वापस से फिल्ट्रेट आउट हो जाता है इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है, इट ऑकर्स आइदर बाय बैक डिफ्यूजन, ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दोनों की तरफ से हो सकता है। इट जनरली अकर्स इन दी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, पता है ना मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन कहाँ हो रहा है पीसीटी में। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, जब हार्मफुल केमिकल जैसे यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, पोटेशियम हो गया, जब ये पास होते हैं कैपिलरी से तो सराउंडिंग द नेफ्रॉन इनटू द नेफ्रिक फिल्टर, नेफ्रिक फिल्टर क्या है, लूप ऑफ हेनले, याद रखना, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इट इज जनरली अकर्स इन डीसीटी, डीसीटी सबसे लास्ट पार्ट है ट्यूब्यूल का जो कलेक्टिंग डर्ट यानी कि यूरिन से कनेक्टेड है। तो ये क्वेश्चन है। अब ये एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर नेफ्रॉन्स, एग्जाम एक्सप्लेन कर दो। नेफ्रॉन्स आर द फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी, ईच किडनी हैज अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है, वो सारे कप शेप के होते हैं, उनमें बोमेंस कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है ना, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है। फिर उसके बाद हाउ इज अ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन द फिल्ट्रेशन, सारी प्रोसेस वही पीछे वाली भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। Which form of nitrogen waste is the most toxic? यूरिया, अमाइनो एसिड, यूरिक एसिड या फिर सारे? तो एक्सप्लेनेशन है इसका कि जो दो नाइट्रोजन दिख नहीं रही है आपको क्या, ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो ये है कि नाइट्रोजन कंपाउंड in the form of which excess nitrogen is removed by the body blood is called the nitrogenous waste, है ना, एक्सेस नाइट्रोजन को ही नाइट्रोजनस वेस्ट बोल दिया। देयर आर थ्री फॉर्म्स, अमोनिया जो कि मोस्ट टॉक्सिक होता है, यूरिया हो गया जो कि उससे थोड़ा लेस होता है, और यूरिक एसिड हो गया और भी लेस टॉक्सिक। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या हुआ, योर अमोनिया इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, the process by which the organism maintain a constant internal environment is, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप नोट डाउन कर सकते हो। योर आंसर इज होम्योस्टेसिस, by which an organism maintain a constant internal environment, मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब है अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी या फिर एनवायरनमेंट से कैसे मेंटेन करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है होम्योस्टेसिस। थर्मोरेगुलेशन क्या है, हमने थर्मोरेगुलेशन क्यों नहीं बोला, सुनो, थर्मोरेगुलेशन इज द फिनोमेना, इट इज द फिनोमेना, ठीक है, ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर विच एन ऑप्टिमम रेंज, ठीक है, बट होम्योस्टेसिस इज अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस where the body prevents bleeding at the site of injury, body prevents bleeding at the site of injury while maintaining normal blood flow elsewhere। homeostasis is a process by, hemostasis क्या है और homeostasis क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। थर्मोरेगुलेशन है जहाँ वो एक फेनोमेना है जहाँ पे सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, ठीक है। हीमोस्टेसिस क्या है, जहाँ पे ब्लीडिंग, इंजरी पे ब्लीडिंग नहीं हो रही है, वो मेंटेन करना हीमोस्टेसिस हो गया। होम्योस्टेसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ कंस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट, यानी कि बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो होते रहेंगे बट आउटसाइड एनवायरनमेंट की वजह से वो अफेक्ट नहीं होंगे, दैट इज योर होम्योस्टेसिस, ठीक है। हीमोस्टेसिस एक नेचुरल फिनोमेना है, जैसे प्लेटलेट्स आके रुक गई तो वो नेचुरल फिनोमेना में आ जाता है, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ऑस्मोरेगुलेशन जो लास्ट है वो क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑस्मोरेगुलेशन हो गया और जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बॉडी के अंदर मेंटेन करना, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस। सो यहाँ तक आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट है, आई होप आपको समझ में आया हो। लास्ट के क्वेश्चंस भी हमने थोड़े से करे हैं तो वो सारी चीज़ों उसमें कवर हो गई जो एक्सक्रीशन से पूछी जा सकती हैं इन योर एग्जाम। आई होप यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ाई करो और एग्जाम में एकदम मस्त नंबर लेकर आओ। बायोलॉजी में तो फुल ऑन है ना, ओके, डू द डायग्राम प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग करो, सुंदर सुंदर से डायग्राम्स बनाओ, हर आंसर के साथ कोशिश करो डायग्राम देने की। And please like, subscribe and follow our channel for more videos. Thank you so much.